नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का जो काव्य खंड के अंतर्गत पाठ 13 ग्राम्यश्री, जो कि कविता सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। इसकी संपूर्ण व्याख्या हम सरल तरीके से पढ़ेंगे। इससे पहले भी आपकी क्लास 9 के काव्य खंड के चैप्टर करवाए जा चुके हैं। वो आप हमारे जो YouTube चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें क्लास 9 के हिंदी में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पर जाके लिख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पाठ 13 की ग्रामश्री कविता। सबसे पहले हम सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में जो सामान्य जीवन परिचय है उसके बारे में बात करेंगे। सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में सन 1900 ईस्वी में हुआ। तो इनका जन्म जो उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में जो कोसानी गांव है वहां इनका जन्म हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ सुमित्रानंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। तो इनकी जो काव्य रचनाएं हैं उसका जो समयकाल है 1916 से 1977 ईस्वी तक रहा है। उनका तो जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इनका जो काव्य रचनाओं का जो समयकाल माना जाता है 1916 से 1977 ईस्वी, और 1977 ईस्वी में ही इनका निधन हो गया था। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा आदि इनकी काव्य कृतियां मानी जाती है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से संबद्ध किया। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। शब्द शिल्पी कवि किन्हें कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। तो ये जो कविता है ग्राम्यश्री जो पंत द्वारा लिखी गई है, कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा एवं समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर दूर तक फैली लहलाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित कर देती। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति यह कविता है। तो दोस्तों, ये जो कविता है, जो सुमित्रानंदन जी पंत का जो जन्म स्थान है जो आपको बताया था कोसानी गांव, तो जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में पड़ता है कोसानी गांव, इसी गांव को टारगेट करते हुए इन्होंने ये जो कविता ग्राम्यश्री लिखी थी, जिसमें गांव की प्राकृतिक जो सौंदर्य सुषमा का शानदार वर्णन किया है इन्होंने। तो इसी कविता को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो कविता की जो शुरुआती जो लाइनें हैं उनमें पंत जी ने ग्रामीण क्षेत्र की प्राकृतिक शोभा का वर्णन किया है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो इन जो पंक्तियों में कवि ने ग्रामीण क्षेत्र की जो
प्राकृतिक सौंदर्यता का वर्णन किया है। इसके जो कठिन शब्दार्थ है इन पंक्तियों की वो आपको बताए गए हैं, ये भी आप कर लीजिएगा, अपने कॉपी में इसे नोट कर लीजिएगा। तलक का अर्थ क्या होता है? तक। मखमल एक रोएदार कोमल वस्त्र होता है, उसे मखमल कहते हैं। तो तन का अर्थ क्या होता है? शरीर। इसी प्रकार हरित का अर्थ होता है हरा, रुधिर का अर्थ होता है खून। और श्यामल शब्द का जो प्रयोग होता है कवियों की जो पंक्तियों में, उसमें श्यामल का अर्थ क्या होता है? हरे और नीले रंग का मिश्रण, जिसमें हरा और नीला रंग मिश्रित सा दिखाई देता हो, उसे क्या कहते हैं? श्यामल। भूतल का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। नभ का अर्थ आकाश, और चिर निर्मल का अर्थ होता है सदा स्वच्छ रहने वाला। नील फलक, नील चंदोबा या ऊपर ताना गया वस्त्र, जिसे किसी नीले रंग के कपड़े से या नीले रंग के वस्त्र से ढक दिया गया हो, उसे नील फलक के सदर में यहाँ पे इन पंक्तियों में अर्थ लिया गया है। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे इन पंक्तियों की। फैली खेतों में दूर तक, तो खेतों में दूर तलक का अर्थ क्या होता है? तक। आपको बताया था अभी, तलक का अर्थ होता है तक, कि दूर दूर खेतों में, दूर दूर खेतों तक जो मखमल की कोमल हरियाली, मखमल का मतलब मखमल कोमल जो कपड़ा होता है, वस्त्र होता है, उसकी तरह कोमल हरियाली दूर दूर तक फैली हुई है, लिपटी जिससे रवि की किरणें। और इस हरियाली पर रवि की किरणें लिपटी हुई है। रवि किसके लिए? सूर्य के लिए कहा गया है। तो सूर्य की किरणें लिपटी हुई है चांदी की सी उजली जाली। कैसे लिपटी हुई है? जिस प्रकार हरियाली पर चांदी की उजली सी जाली, तो चांदी की तरह जो जाली है, चांदी की जो जाली है उसकी तरह लिपटी हुई है। कौन? सूर्य की किरणें। और किस पर? हरियाली पर। कि ऐसे लग रहा है जैसे मखमल सी कोमल हरियाली पर सूर्य की किरणें चांदी की जाली की तरह लिपटी हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तिनकों के हरे हरे तन पर, और जो घास के हरे हरे तिनके हैं उनके तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। हिल का अर्थ होता है हिलना, हरित का अर्थ होता है हरा, रुधिर खून, रहा झलक, झलक रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे हरा खून हरे हरे तिनकों पर झलक रहा है, जैसे हिल रहा है। तो खून तो लाल रंग का होता है, लेकिन यहाँ पे कवि ने हरे रंग से इसे जो टारगेट किया है, हरित रुधिर, जैसे हरा रुधिर, हरियाली इतनी ज्यादा फैली हुई है कि घास के जो तिनके हैं वो हवा के सहारे धीरे धीरे से हिल रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है जिससे उसमें हरा खून उन तिनकों में प्रवाहित हो रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ, और श्यामल का अर्थ आपको बताया था मैंने, हरा और नीले रंग का मिश्रण जैसा रंग भूतल पर झुका हुआ, धरती पर झुका हुआ। नभ का चिर निर्मल नील फलक, तो जो आकाश का जो चिर निर्मल, चिर का मतलब सदा रहने वाला, सदा निर्मल स्वच्छ नील फलक, नीले वस्त्र जैसे। और जो आकाश जो है एक चिर निर्मल जो नीले वस्त्र की तरह धरती पर झुका हुआ है। किस रंग का है वो? श्यामल रंग का, ध्यान रखिएगा। तो वो धरती पर आकाश झुका हुआ, ऐसे प्रतीत होता है। कवि ने कल्पना की है कि आकाश और पृथ्वी का जो मिलन सा हो रहा है, इस प्रकार से इन पंक्तियों को दिखाया है। हरियाली का सुंदर वर्णन पंत जी द्वारा। चलिए आगे चलते हैं, आगे की इनकी पंक्तियों में। रोमांचित सी लगती वसुधा, आई जो और गेहूं में बाली, अरे हर सनई की सोने की, किंकिणियां है शोभाशाली। उड़ती भीनी तेला गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। अब देखिएगा इन पंक्तियों के जो कठिन शब्दार्थ है वो सबसे पहले देख लीजिएगा, ताकि आपको इन पंक्तियों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। रोमांचित का अर्थ क्या होता है? प्रसन्न।
सनई, सनई क्या होता है? एक पौधा जिसकी छाल के रेशे से रस्सी बनाई जाती है, उसे सनई कहा जाता है। सनई पौधा होता है। किंकिणिया अर्थ क्या होता है इसका? करधनी, जो कमर पर बांधा जाने वाला घुंघरूदार गहना, जैसे अपने बच्चों के कमर के ऊपर जो आभूषण बांधते हैं, घुंघरू बांधते हैं, उसे किंकिणिया कहते हैं। तेलाक्त का अर्थ तेल से भिगी हुई, गंध का अर्थ होता है सुगंध। हरित धरा, हरी धरती। इसी प्रकार तीसी का अर्थ क्या होता है? अलसी का जो पौधा होता है उसे तीसी कहा गया है, जो नीले रंग का होता है, उसके नीले रंग के फूल खिलते हैं। अब देखिएगा पंक्तियों का अर्थ। रोमांचित सी लगती वसुधा, जो धरती है वो रोमांचित सी लग रही है। और इन पंक्तियों में पंत जी ने अपने शब्द चित्र में फसलों से हरी भरी धरती की मनमोहकता का साकार वर्णन किया है। फसलों के बारे में उन्होंने इन पंक्तियों में बताया है। तो रोमांचित सी लगती वसुधा, तो रोमांचित सी लग रही है वसुधा, अर्थ धरती जो रोमांचित सी लग रही है। आई जो गेहूं में बाली, तो जो और गेहूं में जो बालियां आ गई है। इसी प्रकार अरहर, सनई की, सोने की, किंकिणियां है शोभाशाली। जो अरहर है और सनई है, जो इनमें सोने की किंकणियां है शोभाशाली। तो इनके जो फलियां हैं, अरहर है और सनई है, उनकी जो फलियां हैं वो ऐसे लग रही है जैसे किंकणियां है शोभाशाली, जैसे पौधों पर करधनी या किंकणियां लटकी हुई है। जैसे किंकणियां आपको अर्थ बताया ना, करधनी जो कमर पे आभूषण घुंघरू का जो बांधा जाता है, ऐसे प्रतीत हो रहा है कि अरहर और सनई पर सोने की किंकणियां सुशोभित हो रही है। उड़ती भीनी तेलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, और सरसों के जो फूल है वो पीले ही पीले दिखाई दे रहे हैं। और उड़ती भीनी, और उन्हीं फूलों से तेलीय युक्त गंध, अर्थात तेलीय युक्त सुगंध उड़ती भीनी 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 उड़ रही है। लो हरित धरा से झांक रही, हरित धरा से झांक रही नीलम की कली, तीसी नीली। और जो ये जितनी भी हरियाली का वर्णन किया जा रहा है, इसको हरित धरा, हरियाली की धरती से, हरी भरी धरती से झांक रही है। कौन झांक रही है? तीसी नीली, अलसी का जो पौधा है, अलसी के जो फूल है वो क्या है? नीलम की कली की तरह हरियाली की तरफ झांक रहे हैं, हरियाली को देख रहे हैं। इसी प्रकार अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही संखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी झिमियां छिपाई बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते ही फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। तो जो ये पंक्तियां जो पंत जी द्वारा लिखी गई है, इसमें कवि ने फूलों और तितलियों का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? फूलों और तितलियों का वर्णन किया है। इसके जो कठिन शब्दार्थ है इन पंक्तियों के हैं वो आप पहले देख लीजिएगा। रिल मिल का अर्थ क्या होता है? मिली जुली, मिली जुली। संख्या, इसका अर्थ क्या होता है? शंख जैसे सफेद। और छिमिया का अर्थ होता है फलियां। इसी प्रकार वृंतों का अर्थ होता है बोड़ी या गुंडियां, सिरे, या आप सरल भाषा में समझ लो कि जो पेड़ की टहनियां होती है उनको वृंत कहते हैं। पेड़ की टहनियां। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही संख्या मटर खड़ी। तो एक ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मटर के जो पौधा होता है उसमें फूल होते हैं वो सफेद होते हैं, सफेद होते हैं। रंग रंग के फूलों में रिलमिल, कुछ और भी गुलाबी कलर के भी होते हैं। तो दो कलरों से रंग रंग के फूलों में रिलमिल, तो अलग अलग रंगों के फूलों में रिलमिल का मतलब मिलकर, मिलजुल कर हंस रही संख्या मटर खड़ी। और जो संख्या का अर्थ होता है शंख के समान सफेद, तो शंख के समान सफेदी के
समान हंस रही है। कौन? मटर खड़ी है, तो मटर का पौधा है वो हंस रहा है, ऐसे लग रहा है, कल्पना कर रहा है कवि, सचमुच नहीं हंस रहा। मखमली पेटियों सी लटकी, और मखमली का मतलब कोमल कोमल पेटियों सी लटकी। कौन? छिमिया। छिमिया का अर्थ क्या होता है? फलियां। छिपाए बीज लड़ी, और जो बीज की लड़ी जो छिपाए हुए ऐसे लग रही है कि जो फलियां हैं वो अपने अंदर जो बीज की लड़ियों को छिपाए हुए मखमली पेटियों की तरह लटक रही है। सुंदर वर्णन पंत जी द्वारा कल्पनात्मक। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। अब देखिएगा ध्यान से कि रंग बिरंगी तितलियां हैं जो फूलों पर मंडरा रही है। फूले फिरते ही फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। और ऐसे लग रहा है जैसे फूल ही फूल पर मंडरा रहे हो, जैसे रंग बिरंगे फूल है और उन पे रंग बिरंगी तितलियां हैं, तो ऐसे लग रहा है फूल ही फूल पर मंडरा रहे हैं। तो फूले फिरते ही फूल स्वयं, कि फूले जो खिल रहे हैं या मंडरा रहे हैं, फूल स्वयं खुद जो फूल है वो ही मंडरा रहे हैं दूसरे फूलों पर। उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, एक टहनी से दूसरी टहनी पर। वृंत का अर्थ क्या होता है? टहनी। पेड़ की जो टहनी होती है, एक पौधे की टहनी, एक टहनी से दूसरी टहनी पर। ऐसे लग रहा है जैसे फूल ही एक दूसरे पर मंडरा रहे हो, क्योंकि हकीकत में बात तो यह थी कि जो तितलियां रंग बिरंगी थी और रंग बिरंगे फूलों पर मंडरा रही थी, तो उनका जो मिश्रण सा हो गया रंग अलग अलग रंगों का, तो ऐसे लग रहा है जैसे फूल ही एक दूसरे फूलों पर मंडरा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। आपको अगर एक बार वीडियो देखने से इनका जो अर्थ समझ में नहीं आता तो इसको एक दो बार आप वीडियो को और देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा कि आप प्रत्येक जो अभी जो छात्र छात्राएं हैं जो लॉकडाउन की स्थिति में ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो उनको आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक ही ये वीडियो पहुंच सके और उनकी जो तैयारी है वो अच्छी हो सके। तो ज्यादातर अभ्यर्थी क्या करते हैं कि वो करते हैं कि काव्य खंड में से हमें तो ये काव्य रचनाएं समझ में नहीं आती, तो बच्चों के समझ में जल्दी से तो नहीं आती, लेकिन इनको अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो ये अच्छे से समझ में भी आ जाती है जो काव्य खंड की काव्य रचनाएं हैं। चलिए दोस्तों अगली पंक्तियों की ओर। इन जो पंक्तियों में पंत जी ने क्या बताया है कि अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, तो इन पंक्तियों में कवि ने बसंत ऋतु के आगमन के समय उपस्थित होने वाले प्राकृतिक दृश्यों का सुंदर वर्णन किया है। तो इन पंक्तियों के जो कठिन शब्दार्थ है वो देख लीजिएगा। मंजरी का अर्थ क्या होता है? आम की बोर, अर्थात आम के नन्हे फूलों का गुच्छा जिसे कहते हैं। तरु का अर्थ होता है वृक्ष, झर का अर्थ होता है गिर, और दल का अर्थ क्या होता है? पत्ता। कोकिला का अर्थ होता है कोयल, मतवाली का अर्थ होता है मदहोश, मुकुलित अधपके या कलियों से युक्त। दाड़िम का अर्थ क्या होता है? अनार। तो कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, इनको आप तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको कविता का अर्थ करने में कोई दिक्कत ना हो। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई अमृत तरु की डाली, झर रहे हैं ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम और आलू गोभी बैंगन मूली। तो अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, अब देखिएगा बसंत ऋतु के आगमन के समय आम की जो डालें हैं वो आम के फूलों के गुच्छों से भर गई है, तो वो कैसी लगती है? रजत स्वर्ण चांदी और सोने की तरह मंजरियों से लद गई है। चांदी और सोने की मंजरियों जैसी लग रही है। कौन लग रही है? जो आम के पेड़ पर जो आम की बोर होती है, आम के जो फूलों के गुच्छे होते हैं वो सोने और चांदी के जैसे लग रहे हैं। झर रहे हैं ढाक पीपल के दल, और जो ढाक और पीपल के वृक्ष है उनके दल का अर्थ पत्ते गिर रहे हैं। हो उठी
कोकिला मतवाले, और कोयल भी ऐसे मौसम में मतवाली हो चुकी है। महके कटहल, और कटहल भी महक रहे हैं। मुकुलित जामुन, तो मुकुलित का अर्थ होता है आधा खिला हुआ, जैसे जामुन है वो उसके जो फूल है वो आधे खिले हुए हैं, मतलब कलियों जैसे लग रहे हैं। जंगल में झरबेरी झूली, और झरबेरी किसके लिए यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है? झरबेरी जो जंगल में जो बेर की जो बेरी होती है, जो पौधा होता है, जो झर का अर्थ क्या होता है कि जंगली वहां झाड़ियों जैसी एक बेरी होती है, उसे झरबेरी कहते हैं, जिसके बेर लगते हैं मीठे मीठे। झूली, जंगल में झरबेरी है वो भी बेरों से झूल गई है, भर गई है। फूले आड़ू, आड़ू नींबू और दाड़िम, दाड़िम का अर्थ होता है अनार, कि आड़ू नींबू और अनार, आलू गोभी बैंगन मूली ये सभी उग गए हैं। उस मौसम की बात कर रहा है कवि कि इस मौसम में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इन पंक्तियों में समझाया है इन्होंने। चलिए आगे की पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में देखिएगा, पीले मीठे अमरूदों में, अब देखिएगा इन पंक्तियों में पंत जी ने क्या बताया है। कवि ने ऋतु के अनुरूप फूलों फलों और सब्जियों का सुंदर वर्णन किया है इन पंक्तियों में। देखिएगा किस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है। सबसे पहले इनके कठिन शब्दार्थ इन पंक्तियों के देख लीजिएगा। चितियां, चितियां का अर्थ क्या होता है? धब्बे या निशान। अमली का अर्थ होता है छोटा आंवला। जड़ी का अर्थ होता है सुशोभित। लह लह का अर्थ क्या होता है? खूब लहलाता हुआ। मह मह का अर्थ होता है महकता हुआ। अब देखिएगा इन पंक्तियों के अर्थ। पीले मीठे अमरूदों में, अब देखिएगा जब अमरूद मीठे हो जाते हैं तो उनका रंग पीला हो जाता है। तो पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियां पड़ी, तो जो लाल लाल चितियां निशान, लाल लाल निशान पड़ जाते हैं। आप कभी देखिएगा अमरूद जो अच्छी तरह पके होते हैं उनमें लाल लाल चितियां, लाल लाल निशान होते हैं। उससे ये पता लगता है कि अमरूद अच्छी तरह पके हुए हैं। पक गए सुनहले मधुर बेर, और जो मीठे बेर है वो भी पक गए हैं। अमली से तरु की डाल पर जड़ी, अमली आंवले के छोटे रूप को कहते हैं। जब आंवला जो आंवला पक्का नहीं होता, छोटा आंवला होता है, जैसे शुरुआती फल होता है, उसे अमली कहते हैं। तरु की डाल पर जड़ी, कि आंवले के पौधे जो पेड़ पर अमली की जो जड़ी का मतलब भर गई है, किससे? अमली से, छोटे छोटे फलों से उसकी डाल है आंवले की वो भर गई है। लह लह पालक, पालक है जो लह लह का मतलब लहला रही है, हिल रही है, लहला रही है। मह 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 का मतलब महक रहा है। कौन? धनिया। तो धनिया में तो खुशबू आती है तो वो महकेगा, और पालक जो हिलेगी इसलिए लहलाती हुई। लौकी और सेम फली, और लौकी और सेम की जो फलियां हैं, जो लौकी और सेम फली फैली। मखमली टमाटर हुए लाल, तो लौकी और सेम है वो फैल गई है काफी दूरी पर इधर उधर। जो मखमली टमाटर हुए लाल, और मखमली जैसे टमाटर लाल हो गए हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और जो मिर्चों की जो मिर्चें इतनी ज्यादा जो लग रही है, ऐसे लग रहा है कि बड़ी थैली, हरी थैली उनके नीचे, जो पौधों के नीचे लटक रही हो। चलिए आगे की पंक्तियों की तरफ चलते हैं पंत जी की। जो इन पंक्तियों में पंत जी ने क्या बताया है, इन पंक्तियों में कवि ने गंगा तट के प्राकृतिक दृश्य को शब्दों द्वारा एक सच्चा रूप सा दे दिया है। बालू के सांपों से अंकित, देखिएगा पहले कठिन शब्दार्थ इन पंक्तियों के देखिएगा। अंकित का अर्थ होता है जिस पर निशान पड़े हो। सतरंगी का अर्थ होता है 7 रंगों वाली, रंग बिरंगी। सरपत क्या होता है? सरकंडे के जो पौधे होते हैं, एक प्रकार की कुछ जाति की घास होती है, ये सरकंडे के पौधे, इन्हें सरपत कहा गया है। तिरते, तैरते, सुरखाब,
चकवा पक्षी के लिए सुरखाब कहा गया है। पुलिन का अर्थ किनारा होता है। मगरोठी एक प्रकार का जो पक्षी होता है, क्या होता है? एक प्रकार का जो पक्षी होता है। अब देखिएगा, बालू के सांपों से अंकित। तो गंगा के किनारे, गंगा के तट पर जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वर्णन यहां पे किया गया है। गंगा की सतरंगी रेती। अब देखो, गंगा के किनारे, गंगा के तट पर जो रेत होता है उसके बारे में क्या कहा गया है? कवि ने क्या कहा है कि वो कैसे लग रहा है? बालू के सांपों से अंकित। ऐसे लग रहा है जैसे सांप वहां से पहले रेंग कर चले गए हो और उनके निशान अंकित हो गए हो, सांपों के निशान अंकित हो गए हो। बालू का अर्थ वहां की जो रेत है, गंगा की सतरंगी रेती। तो गंगा का जो सतरंगी अलग अलग 7 रंगों की जो रेत होती है उस पर सांप के रेंगने जैसे निशान अंकित हो गए हैं, अर्थात छप गए हैं। कैसे कि किनारे पर जो रेत होती है वहां पर जो कभी कभी हवा भी चलती है तो उसके कटाव से जो रेत है सूख कर कटाव से अलग अलग ऐसे निशान से बन जाते हैं, जैसे कोई सांप यहां से रेंग कर गया हो। बहुत ही सुंदर वर्णन कवि पंत द्वारा। सुंदर लगती सरपत छाया, तट पर तरबूजों की खेती है। तो सुंदर लगती सरपत, आपको बताया सरपत किसके लिए कहा गया है? सरकंडे का जो पौधा होता है वो एक प्रकार की घास ही मानी जाती है। सुंदर लगती सरपत छाई, तो वो सुंदर लगती है, क्या लगती है? जो सरकंडे की घास है वो सुंदर लगती है। तट पर तरबूजों की खेती, और तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंगी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, और ऐसा लग रहा है जैसे गंगा के किनारे पर बगुले वो अपने पंजों से, अंगुली अर्थात पंजों से अपनी जो अंगुली जो रूपी कंगी है उससे अपनी कलंगी संवारते, अपने बालों को संवारते हैं। तिरते जल में सुरखाब, और ये जो सुरखाब किसके लिए कहा गया है? चकवा पक्षी होता है उसके लिए। वो जल में तैर रहे हैं। और पुलिन का अर्थ होता है किनारे पर, और किनारे या तट पर मगरोठी जो चिड़िया है, पक्षी है जो मगरोठी, वो आराम से सोई हुई है। तो देखिएगा कितना आनंद आ रहा है पढ़ने में भी, कितनी अच्छी कविता, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन पंत द्वारा। चलिए इस जो कविता की है अंतिम जो पंक्तियां हैं, हंसमुख हरियाली हिम आतप। तो इसमें इन पंक्तियों में कवि ने गांव की प्राकृतिक शोभा का अपनी अनुपम भाषा शैली और कल्पना द्वारा मनमोहक चित्र सा एक दिखा दिया है हमें कि गांव की जो प्राकृतिक जो सौंदर्यता है वो कितनी अजब है। हंसमुख हरियाली हिम आतप। इससे पहले हम इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। हिम आतप का अर्थ क्या होता है? सर्दी की धूप। ये आप जो कठिन शब्दार्थ है अपनी कॉपी में रजिस्टर में नोट कीजिएगा। अलसाए आलस्य से भरे हुए, अंधियाली अंधेरा। मरकत किसके लिए कहा गया है? पन्ना नामक रत्न के लिए मरकत का जो शब्द का प्रयोग किया गया है। नीलम नीले रंग का कीमती पत्थर या नीले रंग का रत्न। निरूपम जिसकी उपमा न दी जा सके, अद्भुत अनोखा। और हेमंत क्या होता है? सर्दी की समाप्ति। स्निग्ध क्या होता है? कोमल या स्नेह भरा। तो देखिएगा पंक्तियों का जो अर्थ देखिएगा, व्याख्या देखिएगा। हंसमुख हरियाली हिम आतप। इन पंक्तियों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि जो सर्दी का मौसम है जो उसके बारे में बात की कि सर्दी की जो गर्मी है, जो सर्दी की जो आतप है उसके बारे में बात की गई है कि हंसमुख हरियाली, एक तो हरियाली और हिम आतप जो सर्दी की गर्मी होती है, थोड़ी थोड़ी गर्मी लगती है, उसे हिम आतप कहा गया है सर्दी में। ठीक है। सुख से अलसाए से सोए। सुख से हंसमुख हरियाली और सर्दी की गर्मी, आलस से सोए हुए हैं ऐसे लगता है कि एक तो हरियाली और एक जो सर्दी की गर्मी होती है, जो सर्दी की तपन होती है, वो आलस से भरे हुए, सुख से सोए हुए हैं।
बीगी अंधियाली में निश की, तारक स्वप्नों में से कोई। और जो रात है, निशी का अर्थ क्या होता है? रात। सर्दी की रात होती है तो ठंडी रातें होती है, तो बीगी अंधियाली, अंधेरे से भीगी भीगी सी लगती है। तारक स्वप्नों में से कोई। और इस समय ऐसी स्थिति बन गई है जैसे लग रहा है कि जो तारे हैं आकाश में वो अपने स्वप्नों में खोए हुए हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरूपम निहिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। तो देखिएगा, गांव है वो, उस गांव में चारों तरफ हरियाली हरियाली है, गांव में हरियाली है। तो गांव ऐसा लग रहा है जैसे मरकत का डिब्बा है। मरकत आपको बताया पन्ने का जो रत्न होता है, पन्ना नामक रत्न होता है, हरे रंग का होता है। तो इसलिए कवि ने मरकत शब्द का प्रयोग किया है। मरकत क्या होता है? जो पन्ना नामक रत्न होता है वो हरे रंग का होता है। तो हरे रंग जैसा मरकत डिब्बे सा खुला हुआ ग्राम। तो गांव कैसा लग रहा है? जैसे मरकत का डिब्बा हो, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, और जिस पर नीलम का मतलब नीले रंग का जो आकाश एक ढक्कन की तरह, आच्छादन का मतलब छाया हुआ है, ऊपर ढका हुआ है। इस हरे रंग के जो मरकत रूपी डिब्बे सा गांव है, इस पर ऐसे लग रहा है जैसे नीले रंग का, जो नीले रंग से उसे ढक दिया गया, उसका नीले रंग का ढक्कन हो। किसका? गांव का। निरूपम हिमांत में स्निग्ध शांत, और हिमांत का अर्थ हो जाए तो सर्दी की जो समाप्ति होती है, हिम का अंत अर्थात सर्दी का अंत, जब सर्दी समाप्ति की ओर जा रही होती है उस समय की बात की गई है। स्निग्ध शांत, और माहौल है जो बिल्कुल एक शांत कोमल शांत हो गया है। निज शोभा से हरता जन, जो हर किसी के, जो हर जन मन को हरता हुआ सा प्रतीत होता है, हर किसी को अपनी शोभा से हरता हुआ प्रतीत होता है। कौन? जो गांव की जो प्राकृतिक सुंदरता है। तो दोस्तों, इन जो पंक्तियों के साथ ही हमारी आज की जो ग्राम्यश्री कविता यही समाप्त होती है। तो आपको हमारे द्वारा बताई गई व्याख्या कैसे लगी, जरूर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारी जो एक वेबसाइट है www.hindisahitya.com, इस पर जाकर आप हिंदी की जो संपूर्ण व्याकरण है, अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं, उन्हें आप पढ़ सकते हैं। अच्छा मैटर दिया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।